किस आधार पर दावा लगाया? और दावा इस बात का था कि जो प्रॉपर्टी थी, पहले मैं मतलब अनुमति हो तो मैं एक अरे पेज आपको नंबर कौन सी 11 पे। अनुमति है? आपको रिलीवेंट बातें बोलने की रिलेवेंट कौन सी बात अनुमति बतानी, है? मतलब पेज नंबर 4 में मैंने जो फैमिली ट्री लगाया, मेरी अपील का पेज नंबर 4 में। नहीं, मैं दावे का देखूंगा। दावे में जो लिखा है, अपील में क्या होता है, आपका टाइपिस्ट गलती कर सकता है। दावे को देख रहा हूँ, बोलो क्या बोलना है। मतलब प्रॉपर्टी पहले खुमान सिंह छबीली और रल्ली, ये थे। खुमान सिंह उनकी वाइफ थी छबीली, और उनका बेटा था हाँ, रल्ली। तो खुमान रल्ली के नाम पर प्रॉपर्टी थी सर। खुमान सिंह कौन था रल्ली का? पिता था सर। रल्ली का पिता खुमान रल्ली सिंह। का पिता खुमान सिंह। और ये कौन है छबीली? छबीली उनकी वाइफ है, खुमान सिंह की वाइफ। ये डिस्प्यूटेड फैक्ट नहीं थे इनके सर। आप 4 वारिस थे। गलत बोल रहे हो। आप रल्ली की वाइफ है छबीली। आपने खुमान सिंह को जाने कहाँ से पैदा कर दिया। खुमान सिंह दावे में नहीं है। मतलब इसमें आप दावे से क्यों नहीं कर रहे काम अपना? ये जो पैड है ना, जो आपने बांध रखा है इस पैड में फाइल को, ये पैड बड़ा खतरनाक है। ये पैड वो लोग लगाते हैं जिनको फाइल में बहस नहीं करना होती। मतलब ये तो मेरे पास ट्रायल कोर्ट के वकील साहब ने भिजवाया है कह जैसा। तो रहा हूं ना, जो वो लोग लगाते हैं इस पैड का यूज, वो लोग करते हैं जो इसके जो फाइल की बहस करना पसंद नहीं करते, या वो जिंदगी भर बंधी हुई रहती है तो अंदर के कागज सुंदर बने रहते हैं, गलते सड़ते नहीं है। तो जब आप किसी चीज को खोलोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, निश्चित रूप से ज्यादा समय चल जाएगी। आपने पढ़ा ही नहीं, इसलिए उन्होंने बांध के भेज दी। नहीं माय लॉर्ड, मैंने देखा था इसमें। बस थोड़ा सा इसमें एक्चुअली मुझे जो कॉपीज मिली है काफी फेंट थी, तो उनकी टाइप जो कॉपी बनवाई, फिर उसके बाद उससे पढ़ा मैंने, तो इसलिए शायद कई उसे। ऑफिसों में जो जो जर्नल आते हैं ना, वो पन्नी में रखे हुए आते हैं। तो केवल उसका बाइंडर आके उनको उतारता है। समझो मेरी बात। जब बाइंडिंग करने ले जाता है ना, वही खींच खींच के पन्नियां फेंक देता है, वो पूरे साल भर खुलती भी नहीं है। ये ऐसे ही कुछ आप करना चाह रहे हो। सर असल में दिक्कत ये रहती है कि सभी का काम करने का तरीका अधिवक्ताओं का अलग तरीका अलग अलग है, रहता है। सभी अपना तो मेरे एक। पास जो भाई, फाइल आई है उसमें अंडरलाइन तक किया हुआ है सर्टिफाइड कॉपियों पे, तो तो ठीक सर है ना। वो फेंट इतनी है कि वो अंडरलाइन दिख रही है, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट लाइन दिख रही है, कागज नहीं दिख रहा। वो जो इबारत लिखी है वो पढ़ने में दिक्कत है, इसलिए वो पूरे की टाइप कोई कॉपी बात करवा। नहीं, आपने जितना पढ़ लिया उतना मतलब बता दो, हम पढ़ते उसमें हैं से बैठ बता के। देता हूँ, ये पहले तो राइस पेपर ही चलता था, तो उसमें ऐसे हालत में मुझे ये मिला है। तो आपके ये समय का ही है, कोई ज्यादा पुराना थोड़ी है राइस पेपर, आपके समय में भी चलता था। हाँ सर चलता था। हम्म। सर ये रल्ली देखो मेरे इसमें दिख रही है रल्ली, रल्ली दिख रहा है, रल्ली की रल्ली पत्नी फॉर्म। छबीली भाई। जी सर। और इनके तीन ये दिख रहे हैं इसमें, सेतुराम, जानकी, जानकी, रामदयाल रामदयाल और और वृंदावन। वृंदावन। जी सर। रामदयाल की पत्नी गुलाब बाई। रामदयाल की पत्नी गुलाब और बाई। ये कौन है? मूलचंद, शांतिबाई, रेवराम, सेतुराम के बच्चे। सेतुराम के बच्चे हैं। ठीक है। अब अब सर अब बादनी गुलाब बाई ने दावा क्या लगाया? दावा वादनी ने इस बात का लगाया कि ये प्रॉपर्टी जो है डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, ये मेरी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, और चूंकि ये मेरी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, इसलिए जो मूलचंद और रेवाराम, ये दो लोग जो हैं, ये मेरा पीसफुल पोजीशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इन्हें ये सेल्फ अकॉर्ड प्रॉपर्टी जो उसने बोला, वो किस आधार पर बोला? वो इस आधार पर बोला योर लॉर्डशिप कि उनका ये कहना था कि उन्होंने यह प्रॉपर्टी परचेज की है आउट ऑफ हर ओन इनकम फ्रॉम वन लक्ष्मी बाई। कोई, अरे भैया, उसका कोई सेल डीड वगैरह जी पेश सर, किया है? सेल तुम डीड क्यों पेश वहां किया तक था। क्यों आने में एक घंटा क्यों लगाते हो? सेल डीड पेश किया है आधार का मतलब कैसे? आधार का मतलब कोई जबानी जमा खर्च नहीं होता। आधार का मतलब आधार, दस्तावेजी साक्ष्य। जी सर। हम वेट कर रहे हैं आपके उन शब्दों का कि हम लिखने के लिए तैयार हो जाएं, आप सेल डीड बोल ही नहीं रहे। सेल डीड डेटेड 7/6/1973 के आधार पर इनका कहना था हमने ये गुलाब बाई से परचेज की तो है। इसका एग्जिबिट आप एग्जिबिट बताएंगे? P1 एंड P2। बताएंगे 773 का एग्जिबिट? एग्जिबिट माय लॉर्ड, इनका ये एग्जिबिट P1 जो है बैनामा बताया उन्होंने, P1, एग्जिबिट P1। 773 एग्जिबिट P1 है ना? जी। और ये जमीन का आपका नंबर हो गया 664, और रकबा 0.30 डिसमिल। जी सर। अच्छा, आप क्या बोलते हो? सर हमारा ये कहना है कि जब 1963 में हम चले, हमारे फादर चले गए थे उज्जैन सर्विस में। कौन थे आपके फादर? हमारे फादर थे रेवाराम भाई। सेतुराम।
आपके पिताजी का नाम? सेतुराम, माय लॉर्ड, हमारे फादर थे सेतुराम। D1 और D2 हैं हम लोग डिफेंडेंट्स जो इधर पे आए। हाँ हमें हमें दिख रहा है वो। आपका केस क्या है? सर तो हमारा केस ये था कि ये फादर चले गए 1963 में उज्जैन सर्विस से, रेवाराम। उसके बाद हम लौट के आए 1993 में। सेतुराम कहाँ चले गए? उज्जैन शिफ्ट हो गए, सर्विस में थे इसी, कौन सी सर्विस करते थे? गवर्नमेंट सर्विस में थे किसी में। आए कौन से पद पे थे? सर अब वो तो मैंने नहीं देखा, ईमानदारी वाली बात। कमाई वमाई होती थी ना थोड़ी बहुत? सर उस समय गवर्नमेंट सर्विस में भी इतना कहाँ, स्टेट गवर्नमेंट की। अच्छा तो उज्जैन चले गए? उज्जैन चले गए, वापस आए 1993, उज्जैन कब चले गए? 1963 में। और वापस कब आए? 1993 में। क्यों आए वापस? रिटायरमेंट के बाद, आफ्टर रिटायरमेंट। वहां मकान नहीं बनाया? नहीं बना सर। तब आपने इनकी जमीन पे धावा बोला? सर तब हमें ये पता चला कि ये पहले 18/2/1968 में डिफेंडेंट नंबर 4 और 5 ने ये जमीन बेच दी है मोतीलाल बजाज को। डिफेंड नंबर 4 और 5 ने? जी सर। रामदयाल और वृंदावन ने? जी सर। तो ये तो खरीदी तो जो है इसके नाम में थी ना, गुलाब भाई के ना? जी सर। जी सर। हाँ। बाद में उसके जिनको बेची उनसे अपनी सरहज को खरीदवाई, वहां से फिर वापस अपनी पत्नी के नाम खरीद। तो कोर्ट ने माना कि गुलाब भाई मालिक है और काबिज है? और कोर्ट ने यही माना, और दोनों अदालत ने? जी सर। तो आपका क्या कहना है? सर हमारा ये कहना है कि किसकी है? ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जॉइंट प्रॉपर्टी। किसकी थी बताइए ना, कागज किसके नाम में? एंसेस्ट्रल इसमें अब होनी चाहिए सर, सेतुराम, रामदयाल और वृंदावन 3 वारिस होने चाहिए। नहीं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई कागज पेश किया है? सर ये इन्होंने तो पेश नहीं किया है, कोई प्लेंटिफ्स ने। आपकी पूछ रहे हैं? नहीं सर, हमने भी पेश नहीं किया। उन्होंने तो जो पेश कर दिया वो सेल डीड है। सेल डीड पेश, सेल हमने डीड भी। बड़ी चीज कोई पेश किया आपने? नहीं सर। पुरानी नई? नहीं सर, हमारे पास में तो नहीं। मतलब जो जहां से भी बेच बाच के जमीन चली, पहले जब गुलाब भाई के नाम खरीदी और फिर बाद में बिक गई, फिर बाद में गुलाबी का नाम आ गई, फिर इसमें कौन सा है? आपका क्या रोल है? सर पहले गुलाब भाई, पहले जो जिन्होंने रामदयाल की पत्नी गुलाब भाई और वृंदावन ने जो मिलकर बेची, कुछ नहीं है। उस समय इनकी जॉइंट प्रॉपर्टी जो थी वो थी सेतुराम, रामदयाल और वृंदावन तीनों के नाम पे। हमारी कंसेंट नहीं थी, वृंदावन की कंसेंट को ट्रायल कोर्ट ने हमारी कंसेंट पहले ये तो बताओ, आपका कोई राइट था क्या कंसेंट? सर वो ये तो डिस्प्यूटेड फैक्ट था ही नहीं कि ये प्रॉपर्टी इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। ये तो बताइए ना, कहाँ लिखा है कि ये डिस्प्यूटेड नहीं है? सर देखिए सर, इनके दावे में ही है ये बात, और ये ट्रायल कोर्ट के जजमेंट में भी ये बात रिफ्लेक्ट हो रही है। आप क्या बताना पसंद करेंगे, पहले दावा या जजमेंट? मतलब मैं तो जजमेंट बताना पसंद करूंगा। जजमेंट में लिखी हुई बातें एडमिशन की श्रेणी में आती है क्या? पर सर अगर ट्रायल कोर्ट ने फाइंडिंग दे दी है, आप थोड़ा सा दूसरे की बात सुनना पसंद करते हैं, इससे समझ में आ जाए शायद आपके हम क्या पूछ रहे हैं। यदि कोई दावे में उन्होंने कहा, आपने कहा इट इज एडमिटेड फैक्ट या अनडिस्प्यूटेड फैक्ट, तो वो दावे से बताओगे या जजमेंट से बताओगे अनडिस्प्यूटेड फैक्ट? दावे से बताएंगे। बता दीजिए। मतलब दावा पहले पढ़ा नहीं है ना? नहीं सर, पढ़ा है। बताइए सीधे 1 नंबर 2 नंबर में ढूंढना शुरू करूं? अब आप यहाँ बैठ के पढ़ोगे तो मैं तो नहीं सर, मैं ये निकाल रहा हूँ, पेजेस एक से हैं सीधे। एक फाइल के लिए 20 रुपए खर्च करोगे तो भी जो है 10 फाइलों में काम आएंगे, फ्लैग खरीद लिया करो। मतलब पैरा 7 प्लेंट प्लेंट, पैरा 5 6 और 7 में पढ़ो। यह कि इस तरह प्रतिवादी क्रमांक 1 2 3 पिता सेतुराम एवं उनके भाई जानकी के फौत होने के बाद वादिनी के पास छबीली बाई के स्वर्गवास हो गया। इस तरह वादग्रस्त भूमि पर वादिनी के पति प्रतिवादी क्रमांक 4 रामदयाल ही अकेले काबिज एवं मालिक हुए। उसके ऊपर का पार्ट मेरे पास में दावे में फटा हुआ मुझे मिला है, मैं ये बता नहीं पा रहा हूँ उसमें ऊपर कहाँ लिखा है। जब ये जो लिखा हुआ है तो इससे आपको फायदा होगा या नुकसान होगा? नहीं सर, ये इसके ऊपर जो बात लिखी थी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये इनकी डेथ के बाद ये अपने
अपना टाइटल बता रहे हैं। इसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं लिखा है, इसके ऊपर तो आपकी नौकरी स्वर्गीय लिखी हुई पिता सेतुराम, और उसके बाद का सर ये मेरे पास फटी हुई मुझे ये मिली थी, इसीलिए है। मैं इसमें नहीं बता आप पा रहा था। असमर्थ है ना, आप असमर्थ हैं अपना केस बताने में, क्या कह रहे हैं? ये फटा है या टूटा है उससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब पैरा 4 में भी ये बात लिखी है इसके इसके बारे में। पढ़ दीजिए। यह है कि छबीली बाई के पुत्र जानकी लगभग आज से 40-41 वर्ष पूर्व लाहौलात फौज हो गए थे। उसके बाद भैया आज से लगभग 30 वर्ष पहले इसमें प्रतिवादी जमीन के बारे में कुछ नहीं लिखा। ये वो लिख रहे हैं कौन कहाँ रहता था, कौन कहाँ चला गया, जी सर। ऐसा जमीन के बारे में नहीं लिखा। तो पढ़ने के पहले थोड़ा सा नजर से देख लो, फिर वो मतलब की बात पढ़ो। तो सर ये जो जजमेंट में जो बात फाइंडिंग ट्रायल कोर्ट की आई है वो यही आई है कि ये एंसेस्ट्रल मतलब पहले एंसेस्ट्रल थी, और जब इन्होंने परचेज की वहां से जजमेंट में सीधे आ जाती है कोई भी बात। भाई कहीं कहीं से आई होगी तो जजमेंट में तो किसी ने कह दी होगी, लिख दिया होगा उन्होंने। लेकिन ये एंसेस्टर थी, इसका क्या सबूत है? सबूत में आप एडमिशन भी बता सकते हो, सबूत में आप कोई कागज बता सकते हो, नहीं? सबूत नहीं बताओगे आप? मतलब क्योंकि जो इशू फ्रेम हुआ था ट्रायल कोर्ट के सामने उसको एडजुडिकेट देखो आप इस बात का मतलब समझो, इसमें यहाँ से सब लोग देखते हैं कि वकील साहब कितनी बहस कर रहे हैं और क्या बहस कर रहे हैं, पढ़ के आए हैं कि नहीं आए, ये सब दिखता है इसमें से। तब तो थोड़ी सी अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए जो है पढ़ना से लिखना शुरू करो। इतना तो मेरे ख्याल से बेल एप्लीकेशन सेशन में ही पढ़ना जरूरी है। मेरे ख्याल से बेल एप्लीकेशन में भी कुछ तो पढ़ना पड़ता होगा। क्या बेल एप्लीकेशन केवल खड़े होते ही साथ खारिज हो जाती है या वो हो जाती है? अभी आपने कुछ भी नहीं बताया मेरे को। देखो अभी यहाँ मेरा इतना सा पन्ना भरा है आपके बताने पे, नहीं समझे? अभी मतलब का इतना भी नहीं निकला। फाइल है और बांध के रख दी, वकील साहब ने भेज दिया आपको बांध कर। एविडेंस कोई है नहीं ना, कोई ऐसी एविडेंस तो नहीं है जो देखने से रह गई हो, वो भी कहाँ देखी होगी आप? मतलब एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस इज रॉन्ग। मेरा निवेदन ये है इसमें जो ट्रायल कोर्ट का जो जजमेंट है उसके पैरा 11 में देखें सर। पैरा 11 में वाद प्रश्न क्रमांक 1 के निष्कर्ष के दौरान ट्रायल कोर्ट ने कहा है कि वादिनी ने अपने अभिवचन में बताया है कि वादग्रस्त संपत्ति छबीली बाई के स्वत्व व आधिपत्य की थी। छबीली बाई के 4 पुत्र थे, जिनमें से जानकी नाम का पुत्र लाहौलौत फौत हुआ। सेतुराम लगभग 30 वर्ष पहले ही वृंदावन के साथ बंडा छोड़कर चला गया था और उज्जैन रहने लगा, और फिर शाहगढ़ में रहा और शाहगढ़ में ही फौत हुआ। सेतुराम के पुत्र प्रतिवादी क्रमांक 1 लगाया 3, यहाँ के दोनों एपिलेट्स फालौट, कभी बंडा नहीं रहे। वादिनी ने अपने अभिवचन में यह बताया है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 लगाया 3 के पिता सेतुराम, उनके भाई जानकी के फौत होने के बाद छबीली बाई का स्वर्गवास हुआ था, और प्रतिवादी क्रमांक 4 जो कि वादिनी का पति रामदयाल है वह वादग्रस्त संपत्ति पर काबिज हुआ था। छबीली बाई के निधन के बाद कौन काबिज है? पार्डन से कौन काबिज है? रामदयाल। तो रामदयाल तो इसका पति है ना। हाँ वही बता रही कि तो उसका भाई पति राम काबिज। भाई मान लो ये पति, सुनो एक मिनट, यदि ये पति काबिज है, पति मालिक है, तो उससे आपको क्या लाभ है? मतलब मैं वही बताना चाह रहा हूँ। अरे वही बताना चाह रहा हूँ तो बताओ ना पहले, फिर उसको डेवलप करो। काबिज बता रही हैं अपने पति को इस आधार पर कि एक भाई इनका चला गया बाहर, अरे भैया दूसरा भाई यही। आपको क्या लाभ मिलेगा? माइलॉर्ड तो ये सिर्फ उसके काबिज हो जाने से क्या उसका टाइटल भैया तो आपको ancestral कैसे लाभ property में? मिलेगा? कहाँ है ये बताओ ना, एंसेस्टर प्रॉपर्टी थी। माइलॉर्ड तो कुछ भी इसी बिना बिना सोचे समझे बोल रहे हो आप। माइलॉर्ड ये वादी के द्वारा किए गए अभिवचन के ऊपर माननीय सारण न्यायालय ने ये बात कही है, और इसका एडजुडिकेशन करते ये जो है सेतु, आप सेतु राम है ना सर। तो आप इस जमीन पे कैसे सेतु बना रहे हो अपना, वो तो बताओ। सेतु राम के थ्रू क्लेम कर रहे हो तो आप इस जमीन पर चढ़ने के लिए सेतु किस रूप का बना रहे हो, किस चीज का सेतु बना रहे हो? ना आपकी ओरल एविडेंस है ना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, बताओ तो।
मतलब आप केवल रामदयाल के पीछे पड़े हुए हो। रामदयाल, मतलब वो ये प्रॉपर्टी रामदयाल की भी मान है। थोड़ी देर के लिए सुन लो यार आप, यदि ये रामदयाल की भी मान ले है तो भी ये उस पे आनी है, पत्नी पे। Exactly. आप पे कैसे आएगी? सर हम यही कहना चाह रहे हैं कि वो